बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। हमारा आज का लेक्चर साल दवम उर्दू के एक अहम मज़मून उर्दू बहसियत कौमी ज़बान के हवाले से है। मज़मून कैसे तहरीर किया जाता है, इसका इब्तदाई लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, उसे ज़रूर समाअत कर लीजिएगा। मज़मून लिखने का तरीका जो बुनियादी तौर पर 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल होता है। 3 हिस्सों पर तमहीद या इब्तदाइया 1-2 सफ़ों का, मज़मून का नफ्स मज़मून 6 से 8 सफ़े का और इख्तितामिया 1 से 2 सफ़हात का। इसके मुताबिक हम शुरू करते हैं। एक खूबसूरत शेर से शुरू करना चाहूँगा। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू एक मीठी ज़बान। मशहूर शेर, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। आइए अज़ीज़ तलबा बाकायदा मज़मून शुरू करते हैं जी। सबसे पहले इब्तदाइया, जिसमें आपको मज़मून का तारुफ कराना होता है। ज़बान वसीला इज़हार। सबसे पहले आपको उर्दू से पहले बताना होगा ज़बान होती क्या है। ज़बान कुछ इशारात का, कुछ अल्फाज का, कुछ अदायगी का, कुछ सूती लहजे का एक ऐसा मजमुआ होता है जिसके ज़रिए हम अपने ख़यालात, अपने तस्वुरात, अपने एहसासात दूसरों तक मुंतकिल करते हैं। तो हमारे गले से, हमारी ज़बान से निकलने वाली ऐसी आवाज़ें जो बामानी हों, जिससे हम दूसरों तक अपने तासुरात और एहसासात कलमबंद करते हैं, उसे ज़बान कहते हैं। तो देखिए ज़बान क्या है। ज़बान वसीला अज़हार है, एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, दूसरे तक अपनी बात, अपने ख़यालात मुंतकिल करने का। तो ज़बान क्या है? दरअसल एहसासात व ख़यालात की तर्जमान होती है। ये तो डेफिनेशन हुई ज़बान क्या होती है। हमारा मौजू है उर्दू बहसियत कौमी ज़बान। तो पहले हम देखते हैं कि कौम क्या होती है। कौम से मुराद अफराद का ऐसा मजमुआ है जो किसी मखसूस इलाके में मुनज़्ज़म अंदाज से रहते हों। अफराद का ऐसा मजमुआ जो मुनज़्ज़म अंदाज से किसी मखसूस इलाके में रहता है, उनका अपना निज़ाम हुकूमत है, उसको कौम कहेंगे। बात को आगे बढ़ाएं तो फिर कौमी ज़बान से क्या मुराद है। कौमी ज़बान से मुराद एक ऐसी ज़बान है जो मखसूस इलाके में रहने वाले लोग आपस में बोल चाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कौमी ज़बान कहेंगे। इब्तदाइये का आखिरी ये जो जुमला लिखा है, यानी हर लफ्ज़ एक पैराग्राफ की शक्ल में आप बयान करेंगे। उर्दू बहसियत कौमी ज़बान। तो कौमी ज़बान की तारीफ़ आपने समझ ली। उर्दू बहसियत कौमी ज़बान क्या है कि बरे सग़ीर पाक व हिंद में बोली जाने वाली सबसे बड़ी ज़बान जो मुसलमान कौम की ज़बान है, उसे हम उर्दू कहेंगे। वैसे तो उर्दू की तरोीज में हिंदुओं का भी हिस्सा है, अंग्रेज़ों का भी बड़ा किरदार रहा, दीगर अवाम का भी रहा, लेकिन इस वक्त हम जो उर्दू बोलते हैं, इस वक्त उर्दू क्या है? मुसलमानों की कौमी ज़बानों की तर्जमानी करती है। तो ये तो हुआ मुख्तसर सा मज़मून का इब्तदाई तारुफ। अब बाकायदा मज़मून शुरू करते हैं जी। नफ्स मज़मून, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जिसको आपने पैराग्राफ की शक्ल में बयान करना है, उर्दू ज़बान की तारीख़। अज़ीज़ तलबा, उर्दू ज़बान बहुत कदीम ज़बान तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी तारीख़ 300-400 साल ज़बान की पर मुश्तमिल है। दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में एक ज़बान थी संस्कृत। जब वो संस्कृत ज़बान बरे सग़ीर में आई तो उसको बुर्ज भाषा कहा गया, यानी हिंदुस्तान में आके उसने, भारत में आके बुर्ज भाषा की शक्ल इख्तियार कर ली। वही बुर्ज भाषा ज़बान
बाद में हिंद को ज़बान कहलाई वक्त के साथ साथ तब्दीली होते हुए, और बाद में उसी की ही एक शक्ल बनी रिख्ता। मुग़लों के ज़माने तक उर्दू को, या यूँ कह लें गालिब के ज़माने तक उर्दू को रिख्ता कहा जाता था। गालिब का मशहूर शेर, रिख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो उस ज़माने तक इसको रिख्ता कहा जाता रहा। बाद में इसी ज़बान को उर्दू मुअल्ला का नाम दिया गया, और अब हम इसको सिर्फ उर्दू कहते हैं। तो ये तो मुख्तसर सी तारीख हुई उर्दू ज़बान की। उर्दू ज़बान पर दूसरी ज़बानों के असरात। मुख्तसर तारीख में ये बात बताना अहम है कि उर्दू ज़बान दरअसल तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने लश्कर के हैं। इस लफ्ज़ को सबसे पहले मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी किताब तुज़्क बाबरी में इस्तेमाल किया, और वहाँ से ही इस ज़बान को उर्दू ज़बान करार दिया गया। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि बरे सगीर पाक व हिंद पे बहुत सी कौमों ने हुकूमत की। पहले यहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही, जो सेंट्रल एशिया से, वस्त एशिया से, तुर्की से आए। उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, जो यूरोप से आए। तो उर्दू ज़बान की तारीख़ शुरू होती है मुग़लिया दौर से, और मुग़ल बुनियादी तौर पर तुर्क थे, इसलिए आपको अर्ज़ की कि उर्दू ज़बान भी तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। तो इसमें उनका किरदार रहा। लेकिन जब तुर्क हुक्मरान यानी मुग़ल हुक्मरान बरे सगीर में आए, तो यहाँ बोली जाने वाली ज़बान हिंदी थी। तो इस तरह उर्दू पर हिंदी के असरात भी हुए, और हुक्मरानों की ज़बान तुर्की के असरात भी हुए। अब क्योंकि मुसलमानों की ज़बान, मजहबी ज़बान अरबी है, तो अरबी के असरात भी रहे। तो उर्दू ज़बान कई ज़बानों की ज़रिए असर रही। इस पर आपको अरबी के, फ़ारसी के, हिंदी के और बाद में अंग्रेज़ी के तासुरात भी मिलते हैं। ज़हन में रखिए, उर्दू लश्करी ज़बान को कहते हैं। ये कब तरतीब पाई? मुग़ल फ़ौज का लश्कर, जिसमें मुख्तलिफ़ कौमों, मुख्तलिफ़ कबीलों, मुख्तलिफ़ नस्लों, मुख्तलिफ़ ज़बानों के बोलने वाले लोग मौजूद थे, उनके बाहमी तामुल से, इंटरेक्शन से जो ज़बान वजूद में आई, उसको हम उर्दू ज़बान कहेंगे। तो इस तरह उर्दू ज़बान पर यहाँ की मकामी ज़बानों और बाहर से आने वाले हुक्मरानों के असरात मौजूद हैं। इसी को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि उर्दू ज़बान पर तहज़ीबी और मुआशरती असरात भी मौजूद हैं। किसके तहज़ीबी? यहाँ की मकामी लोगों के भी और आने वाले हुक्मरानों के भी। तो उर्दू पर वाज़िया तौर पर आप हिंदी तासुरात और हुक्मरानों की ज़बान तुर्की और फ़ारसी के असरात देख सकते हैं। आगे बढ़िए जी। उर्दू ज़बान के अदवार, ये आपको पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उर्दू मुख्तलिफ़ ज़बानों से होती हुई ब्रज भाषा से, और उसके बाद हिंद को, और फिर हिंदी ज़बान भी कहलाई, फिर ये हिंदवी ज़बान भी कहलाई, फिर उर्दू मुअल्ला भी कहलाई। लेकिन अब इसको उर्दू के नाम से जानते और पहचानते हैं। आगे बढ़िए। उर्दू में अमले तारीद, ये उर्दू ज़बान की एक अहम ख़ासियत है कि इसमें अमले तारीद की सलाहियत मौजूद है। अमले तारीद क्या है? मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज को जज़्ब करने की सलाहियत। उर्दू ज़बान मुख्तलिफ़ ज़बानों का मलगूबा है, तो उर्दू में सलाहियत मौजूद है कि ये दूसरी ज़बान के अल्फाज लेकर उसको बखूबी ऐसन तौर पर उर्दू में शामिल कर सकती है। उर्दू की सलाहियत की वजह से क्या है, उर्दू का दामन बहुत वसी हो गया, इसमें बहुत सी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं, यानी इंजज़ाब की जज़्ब करने की सलाहियत उर्दू में मौजूद है। बड़ी खूबसूरती से दूसरी ज़बानों के अल्फाज उर्दू में शामिल कर लिए जाते हैं। यही वजह है कि उर्दू अरबी, फ़ारसी और हिंदी की आमेज़श है, मलगूबा है, मिलाक है, कम्बिनेशन है। अरबी किस लिए कि मुसलमानों की ज़बान थी, फ़ारसी किस लिए ये हुक्मरानों की ज़बान रही, फ़ारसी और तुर्की, और हिंदी किस लिए कि यहाँ के रहने वालों पर हिंदी ज़बान थी। तो तीनों ज़बानों के असरात इस पर आपको नज़र आते हैं। उर्दू पर अंग्रेज़ी असरात, मुग़लों के ज़वाल के बाद जब अंग्रेज़ हुक्मरान आते हैं तो अब हुक्मरान अंग्रेज़ हैं, तो यकीनी तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान के असरात भी
مرتب ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انگریزوں نے اردو زبان کی باقاعدہ سرپرستی کی۔ اس کی بہت سی وجوہات تھی۔ انگریز یہاں کے لوگوں سے تعلق بنانا چاہتے تھے، ایک انٹریکشن چاہتے تھے۔ یہاں کے لوگ انگریزوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے، انگریز یہاں کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں کی زبان ظاہر فارسی اور ہندی تھی، تو یہ اردو ایک درمیانی راستہ تھا۔ انگریزوں نے اس کو پروموٹ کیا، انگریزوں نے اردو کو اپنایا، اردو کو سرکاری سرپرستی کا درجہ دیا گیا کہ یہ ایک رابطے کی زبان بن سکتی تھی حکمرانوں کے لیے اور عوام کے لیے، اور اس زبان کو بخوب استعمال کیا گیا۔ یاد رکھیے، مغلوں کے دور میں اردو زبان تھی، لیکن صرف عام گفتگو کی زبان تھی، اردو کو علمی ادبی مرتبہ حاصل نہیں تھا۔ انگریزوں کے دور میں اردو کی ترقی کی گئی، اردو کی سرپرستی کی گئی، مختلف زبانوں کو اردو میں ترجمہ کیا گیا، اردو میں کتابیں لکھوائی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اردو صرف عام بول چال کی زبان نہ رہی، بلکہ اس کی ادبی حیثیت بھی مسلم ہو گئی، جس میں پھر میر جیسے بڑے شاعر ہوئے، جس نے اردو کو صحیح معنوں میں بڑی زبان بنایا۔ اور اس کے بعد غالب کا دور آتا ہے جو اردو کی آبرو ہیں، اور پھر حضرت اقبال اور جناب فیض احمد فیض صاحب کا دور۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ مخصوص جغرافیائی حالات کا عمل دخل، کلائمیٹ، ماحول، آب و ہوا، لوگوں کا طرز زندگی، اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو بتایا، ہندوانہ رسم و رواج کا بھی اس پر اثر ہوا، مسلمانوں کی تہذیب کا بھی اثر ہوا، عربی کا بھی اثر ہوا، اور بعد میں ہم واضح طور پر اردو پر انگریزی کے اثرات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال انگریزی سرپرستی کے بعد یہ ہوا بر صغیر پاک و ہند، جس میں اس وقت موجودہ پاکستان بھی شامل ہے، ہندوستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، جس کو ہم بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں۔ تو یہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں بولی، لکھی اور سمجھی جاتی تھی۔ ملک کے طول و عرض میں بولی اور سمجھی جانے والی زبان بن گئی اردو۔ اب تقسیم پاکستان کے بعد ظاہر ہے یہ ہندوستان کی زبان نہیں ہے، پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے، قومی زبان اردو ہے۔ ہندوستان کی زبان اردو نہیں ہندی ہے، مگر آپ سب جانتے ہیں انڈیا کے ڈرامے اور فلمیں آج بھی اردو زبان میں ہی بنتے ہیں، یعنی آج بھی ان کی میڈیا کی، فلم کی، ریڈیو کی زبان اردو ہی ہے۔ لیکن پاکستان کی تو بہرحال یہ سرکاری زبان ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ عزیز طلبہ، ملک عزیز میں اردو کی کیا اہمیت ہے کہ یہ پورے ملک میں رابطے کی زبان ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں بھی 4 صوبے ہیں، ہر صوبے کی اپنی تہذیب ہے، اپنی زبان ہے۔ پنجابی اگر سندھ میں جاتے ہیں سندھی بول سمجھ نہیں سکتے، سندھی پنجاب میں آتے ہیں یا بلوچستان میں جاتے ہیں ان کی زبان اور ہے، پختونوں کی صوبہ سرحد میں یا خیبر پختونخوا کی زبان اور ہے، لیکن چاروں صوبوں کے لوگ اردو بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ہم پاکستان کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں تو ہمیں ابلاغ کمیونیکیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اردو ملک میں واحد زبان ہے جو رابطے کی زبان ہے، جو پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ یہی اہمیت ہے اردو زبان کی۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کی ترجمان زبان، مسلمانوں نے اردو کو سینے سے لگایا، اردو کو اپنایا، اردو کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔ اردو میں عربی کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اردو اس وقت اسلامی تہذیب و ثقافت کی زبان ہے۔ اسلامی تہذیب کو بہت خوبصورتی سے اردو میں بیان کیا گیا، یا یوں کہیں کہ اردو پر اسلامی تہذیب کے بہت زیادہ اثرات ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ سے عرض کیا کہ مغلیہ دور میں اردو بنی اور نے ترقی کی، مگر انگریزی دور میں اس کو باقاعدہ سرپرستی ملی، اور اردو کا اصل عروج انگریزوں کے دور حکومت میں ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغلیہ اور انگریزی دور میں اردو زبان کا عروج۔ ابھی آپ سے عرض کیا، نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، انگریزی سرپرستی میں ترقی، باقاعدہ کالج بنائے گئے جس میں اردو پڑھائی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، انگریز حکمران سیکھتے تھے، مسلمان شاعروں و ادیبوں سے باقاعدہ مختلف زبانوں کی کتب کا ترجمہ کرایا گیا۔ یوں باقاعدہ انگریزی سرپرستی میں اردو نے بہت زیادہ ترقی کی۔ آگے چلے جی، قیام پاکستان کے بعد اردو زبان میں مزید وسعت۔ جب پاکستان بنا تو
अब पाकिस्तान की, क्योंकि सरकारी ज़बान उर्दू ही थी, जिसके बारे में कायद आज़म ने वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि पाकिस्तान की सरकारी और कौमी ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगी। आपने ढाके में फरमाया था, आप जानते हैं अज़ीज़ तलबा, जब पाकिस्तान बना तो दो हिस्सों पर था। मशरक़ी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, मगरबी पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान, वहाँ की ज़बान बंगाली थी या मुख्तलिफ़ ज़बानें थीं, लेकिन कायद आज़म ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगी। इस तरह उर्दू को उसका एक मकाम मिला। अब ये एक मुल्क की सरकारी ज़बान का दर्जा इख्तियार कर चुकी थी। उर्दू की कौमी हैसियत थी, अब उर्दू हमारी कौमी ज़बान थी और अब भी हमारी उर्दू कौमी ज़बान है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है अज़ीज़ तलबा, अब सब जानते हैं हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन दफ्तरी ज़बान आज भी अंग्रेज़ी है। तमाम ख़ुत व किताबत अंग्रेज़ी ज़बान में होती है। सरकारी ज़बान आज भी अंग्रेज़ी है, दफ्तरी ज़बान आज भी अंग्रेज़ी है। ये किस कदर अजीब बात है, न समझ में आने वाली, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मुनाफ़क़त वाली बात है कि कौमी ज़बान तो हमारी उर्दू है, लेकिन सरकारी और दफ्तरी ज़बान आज भी अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी ज़हनी ग़ुलामी की वजह से उर्दू ज़बान अपना जायज़ मकाम हासिल नहीं कर सकी। अज़ीज़ तलबा, आज भी हमें आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, मगर बदकिस्मती से हम आज भी अंग्रेज़ों की ज़हनी ग़ुलामी का शिकार हैं। हम 3 पीस सूट पहनने में, टाई लगाने में, मुँह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोलने में फ़ख्र महसूस करते हैं। हम अंग्रेज़ी लिबास, अंग्रेज़ी तहज़ीब को फ़ोक़ियत देते हैं अपने लिबास और अपनी तहज़ीब पर। ये मुर्दा कौमों की अलामत होती है। मैं इस मज़मून सेट की बात करूं, यूनाइटेड नेशन में जब सरबराह इजलास होता है, जापान और चीन जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क, वो उनके रहनुमा अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी ज़बान में ख़िताब करते हैं, अपनी कौमी ज़बान में। चीन जापान के लोग अंग्रेज़ी जानते हैं, लेकिन वो हमेशा कौमी ज़बान में बात करते हैं। मगर बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान जब जाते हैं तो वो अंग्रेज़ी में ख़िताब करते हैं, अंग्रेज़ी लिबास पहन कर ख़िताब करते हैं, जो इसकी निशानी है कि हम आज भी अंग्रेज़ की ज़हनी ग़ुलामी से नहीं निकल सके। उसी ज़हनी ग़ुलामी का नतीजा है कि हमारे मुकाबले के इम्तहानात, कम्पिटेटिव एग्ज़ामात आज भी अंग्रेज़ी में है, सरकारी और दफ्तरी ज़बान आज भी अंग्रेज़ी है। हम ये भूल जाते हैं कि कौमी तामीर और तरक्की में ज़बान की बहुत ज़्यादा अहमियत और किरदार होता है। किसी भी कौम की तरक्की में मरकज़ी किरदार होता है ज़बान का। जिस तरह मैंने मिसाल लिखी चीन और जापान की, चीन और जापान के लोग हमेशा अपनी ज़बान को तरजीह देते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान को सानवी ज़बान के तौर पर भी नहीं लेते। हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ी बुनियादी ज़बान है, लेकिन उन्होंने जितनी भी तरक्की की है अपनी ज़बान में की है। हत्ता कि भारत की मिसाल दो आपको, पंजाब में है, जो भारतीय पंजाब है वहाँ सारा सिलेबस पंजाबी ज़बान में होता है बड़ी जमातों तक, और वो उसी में ही एक मायारी और अच्छी तालीम हासिल करते हैं। मगर बदकिस्मती से हम आज भी अंग्रेज़ की ज़हनी ग़ुलामी से नहीं निकल सके। उर्दू ज़बान की आइनी और अमली अहमियत आपको पता होना चाहिए। 1973 के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, मुल्क के आइन में ये लिख दिया गया था कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और आइंदा 10 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान की सरकारी ज़बान भी उर्दू होगी। ये हमारे आइन में लिखा गया। उर्दू ज़बान को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मगर 1973 के बाद जब 10 साल गुजर गए, 1983 तक तो उर्दू को सरकारी ज़बान नहीं बनाया गया, बल्कि एक तरमीम के लिए 10 साल मज़ीद बढ़ा दिए गए कि अगले 10 साल में उर्दू होगी। लेकिन वो 10 साल भी नहीं हो सके, मज़ीद तब्दीली कर दी गई। हत्ता कि आज भी 1973 में तय हुआ था कि 10 साल में हमारी सरकारी और कौमी ज़बान उर्दू होगी, मगर आज भी हमारी सरकारी और कौमी ज़बान इंग्लिश ही है, जिसकी वजूहात हम बयान कर चुके हैं। लिहाजा आइनी तौर पर तो पाकिस्तान की ज़बान उर्दू है, लेकिन अमली तौर पर हम अंग्रेज़ी को गले से लगाए हुए हैं, जो हमारी ज़हनी ग़ुलामी की निशानदही करती है। किसी भी कौम की तामीर और तरक्की में ज़बान का बुनियादी किरदार होता है। ज़रूरत है कि उर्दू को सरकारी और तदरीसी ज़बान बनाया जाए, सरकारी ज़बान भी उर्दू हो और पढ़ने पढ़ाने की तदरीसी यानी एजुकेशनल लैंग्वेज तदरीसी ज़बान भी उर्दू हो। ज़रूरत है हमें
कि हम हर सतह पर उर्दू को अपनाएं, हर सतह पर, तालीम की हद तक, आम बोलचाल में, खत्तो किताबत में, सरकारी दस्तावेज़ात में, निजी दस्तावेज़ात में, हमें हर सतह पर उर्दू को अपनाना होगा कि हमारी सही तर्जुमानी हो सके। अब ज़रूरत है इस बात की कि उर्दू की अहमियत को उजागर किया जाए। कौमें अपनी ज़बान के साथ तरक्की करती हैं, अपनी ज़बान के साथ इबलाग करती हैं। बदेसी ज़बान, गैर ज़बान को अपनाकर दुनिया में कोई कौम भी तरक्की नहीं कर सकी। हमें ज़रूरत है उर्दू ज़बान की अहमियत समझने की और इस पर अमल करने की, उर्दू को फ़रोग़ देने की। तो अज़ीज़ तलबा, ये तो नफ्स मज़मून हुआ। अब हम वाइंड अप करते हैं, इख्तितामिया की तरफ बढ़ते हैं। इख्तितामिया क्या होगा कि कौमी ज़बान के फ़रोग़ के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत, हमें फ़ौरन ऐसे इक़दामात करने होंगे कि उर्दू को उसका जायज़ मकाम मिले। और उर्दू का जायज़ मकाम क्या है? वो हमारी कौमी ज़बान भी हो, हमारी सरकारी ज़बान भी हो, हमारी दफ्तरी ज़बान भी हो और तालीमी ज़बान भी हो। इसके ज़रिए तालीम दी जाए। ज़रूरत है कि इसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। सरकारी और ज़ाती सतह पर कोशिशों की ज़रूरत है, यानी सरकारी हुकूमती सतह पर भी कोशिशें की जाए और ज़ाती यानी इनफरादी सतह पर हम यानी मैं बहैसियत उस्ताद, आप बहैसियत तालिब इल्म, हम अपने तौर पर भी कोशिशें करें उर्दू के फ़रोग़ और बका के लिए। हुकूमत भी अपने तौर पर कोशिशें करे कि कौमी तामीर और तरक्की का तकाज़ा यही है, मुल्क और कौम उसी वक्त ही तरक्की करेंगे जब हम उर्दू ज़बान को अपनाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये तो कुछ नसरी मवाद था जो आपको मज़मून में तहरीर करना है उर्दू ज़बान की हैसियत, कौमी ज़बान की हैसियत से। लेकिन ज़हन में रहे, आपको मज़मून में कभी अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आप इसमें अशार का हवाला नहीं देते। तो आइए अब हम इसके कुछ मुतल्लिका अशार देखते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, नसरी हवालों के बाद हम उर्दू बहैसियत कौमी ज़बान के कुछ शेरी हवाले भी देख लेते हैं, क्योंकि अशार का हवाला देना ज़रूरी होता है। सबसे पहले देखिए, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू मीठी ज़बान जो रस घोलती है। दाग का मशहूर शेर जी, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। उर्दू हमारी कौमी ज़बान, हमारी मादरी ज़बान तो मुख्तलिफ हो सकती हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची, लेकिन अनवर मकसूद बहुत खूबसूरती से उर्दू को अपनी मादरी ज़बान करार देते हैं। वो कहते हैं, हाँ मुझे उर्दू है पंजाबी से बढ़कर अजीज़, शुक्र है अनवर मेरी सोचे इलाका ही नहीं। यानी मैं उर्दू को अपनी मादरी ज़बान इंग्लिश पर तरजीह देता हूँ कि यह हमारी कौमी ज़बान है। उर्दू की खूबसूरती देखिए जी, बचपन ने हमें दी है ये शरीनी गुफ्तार, यानी मीठा लहजा। बचपन ने हमें दी है ये शरीनी गुफ्तार, उर्दू नहीं हम माँ की ज़बान बोल रहे हैं। शुरू से हमारे घरों में उर्दू ही बताई जाती है, सिखाई जाती है। बच्चे उर्दू से ही बोलना शुरू करते हैं, इस मीठी ज़बान से। उर्दू कितनी मीठी ज़बान है देखिए, शहदो शक्कर से शीरीं उर्दू ज़बान हमारी, होती है जिसके बोले मीठी ज़बान हमारी। इस कदर मीठी ज़बान उर्दू। इश्क के हवाले से एक शेर देखिए जी, जो दिल बांधे वो जादू जानता है। दिल बांधना, दिल को काबू करना, दिल को अपना कर लेना। जो दिल बांधे वो जादू जानता है, मेरा महबूब उर्दू जानता है। उर्दू की खूबसूरती देखिए, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा, अदब आदाब सीखे। एक हिंदू शायर, हिंदुस्तान में क्योंकि बुनियादी तौर पर हिंदी और उर्दू एक ही हैं, वहाँ हिंदू कहते हैं या उर्दू कहते हैं, थोड़े से फ़र्क से। तो एक हिंदू शायर का शेर देखें
हिंदी में और उर्दू में फ़र्क है तो इतना, हिंदी में और उर्दू में फ़र्क है तो इतना, वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना। यानी बुनियादी तौर पर ओरिजिन मादा एक ही है। उर्दू दो अशार उर्दू की हवाले से, उर्दू शायरों के हवाले से, उर्दू लिसानियात की दुनिया में फ़र्द है, फ़र्द वाहिद मुमताज़ कह लें, जिसको इंग्लिश में आप डिस्टिंग्विश कह लें। उर्दू लिसानियात की दुनिया में फ़र्द है, उर्दू वली है, मीर है, सौदा है, दर्द है। शायरों के नाम भी लेकिन एक खूबसूरत कम्बिनेशन के साथ। उर्दू वली है, मीर है, सौदा है, दर्द है। उर्दू ज़बान आतिशो नासिख की प्यास है, उर्दू निहाद ज़ौक़ है, गालिब असास है। तो अज़ीज़ तलबा, ये उर्दू की अहमियत के हवाले से थे, लेकिन हमने तफसील से देखा कि उर्दू को इसका जायज़ मकाम नहीं मिल रहा। हम अब भी एहसास कमतरी का शिकार हैं, अंग्रेज़ी को तरजीह देते हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारी आने वाली नस्लें, हमारी नई नस्लें उर्दू से बेगाना होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं, अंग्रेज़ी ही बोलती हैं, अंग्रेज़ी ही समझती हैं। हमें इस कौमी अलमिये से निकलना होगा। इस अलमिये का इज़हार एक शायर ने किस खूबसूरती से किया है। ज़बानें काट के रख दी गई नफ़रत के खंजर से, ज़बानें काट के रख दी गई नफ़रत के खंजर से, कानों में अब अल्फाज के रस कौन घोलेगा। अब इस अहद के बच्चों को अंग्रेज़ी से मोहब्बत है, हमें ये डर है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। अल्लाह करे ये डर गलत हो। हमारा फ़र्ज़ बनता है इनफरादी इज्तिमाई कि उर्दू को अहमियत दें, उर्दू को अपनाएं, ज़ाती सतह पर, कौमी सतह पर, सरकारी सतह पर, अदबी सतह पर, निसाबी सतह पर, कि अपनी ज़बान को अपनाए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं करती। हमारी इनफरादी और इज्तिमाई तरक्की का राज उर्दू की तरक्की में मुस्मेर है। उम्मीद है आपको ये मज़मून पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें मुफीद मालूमात मिली हो, अच्छा लगा हो, दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे चलता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।